आज हम जानेंगे पृथ्वी के वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ। ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल में। अरबों साल पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब उसमें कोई वायुमंडल नहीं था। इसके बाद पृथ्वी का वायुमंडल जो है धीरे धीरे विकसित हुआ। इस प्रकार वायुमंडल का निर्माण भूवैज्ञानिक काल के दौरान पृथ्वी के वायुमंडल के क्रमिक विकास को दर्शाता है। वर्तमान वायुमंडल के पूर्ववर्ती परिस्थितियों से विकसित होने की प्रक्रिया जटिल है। फिर भी पृथ्वी के वायुमंडल के विकास से संबंधित प्रमाण व्यापक है। पृथ्वी के वायुमंडल का निर्माण जो ये टॉपिक है, ये विषय है भूगोल का, और ये आपके यूपीएससी, आईएएस की परीक्षा, पीसीएस और जीएस के जो मटेरियल आता है आप लोगों का आरआरबी, एसएससी, उससे बहुत उसके लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है उसमें एग्ज़ाम में, और यहाँ से जो है प्रश्न बहुत आते हैं। और हाल ही में 2-3 साल पहले अभी मेंस में यूपीएससी के प्रश्न जो है पूछे गए हैं, तो यहाँ पे हम वो करेंगे पूरे डिटेल में। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपीएससी गुरु स्टडी पोर्टल में। और आज हम यहाँ पे जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा पृथ्वी का वायुमंडल। वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, गठन के 3 चरण कौन से हैं उनको जानेंगे, वायुमंडल की संरचना, निष्कर्ष, एमसीक्यू, और साथ में हम पीवाईक्यू देखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट में हम देखेंगे पूरा जो है मैप। तो मैप बहुत ज़रूरी है, वो भी मैं इसमें यहाँ पे आपको कराऊंगी। तो आप जो है क्लास में अंत तक जरूर रहिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तब चलो स्टार्ट करते हैं। जब पृथ्वी का निर्माण 4.6 अरब साल पहले गैसों और खनिजों के गर्म मिश्रण से हुआ था, तब इसमें वस्तुतः कोई वायुमंडल नहीं था। जमीन पिघली हुई अवस्था में थी। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, ज्वालामुखियों द्वारा उत्सर्जित गैसों से एक वायुमंडल का विकास हुआ। इसमें हाइड्रोजन, सल्फाइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आज के वातावरण में पाए जाने वाली मात्रा से जो है 10 से 200 गुना अधिक थी। लगभग आधा अरब वर्षों के बाद पृथ्वी की सतह इतनी ठंडी और ठोस हो गई कि उस पर पानी जमने लगा था। ठीक है, पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में मीथेन, अमोनिया, याद करेंगे यहाँ पर, नोट करेंगे आप, जलवाष्प और उत्कृष्ट गैस नियॉन की मात्रा अधिक थी, लेकिन इसमें मुक्त ऑक्सीजन की कमी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, एक कोशिकीय जीवों द्वारा ऑक्सीजन का प्रारंभिक जैविक उत्पादन और वायुमंडल में इसका अंतिम संचय संभवतः करोड़ों वर्षों के अंतराल से हुआ। वातावरण की संरचना में इसकी उत्पत्ति के बारे में प्रचुर मात्रा में जानकारी निहित है। इसके अलावा लघु घटकों की विविधता और विशेषता वायुमंडल, स्थलीय पर्यावरण और जीव जंतुओं के बीच महत्वपूर्ण अंतःक्रियाओं का संकेत देती है। अपनी उत्पत्ति के काल में पृथ्वी काफ़ी हद तक अस्थिर अवस्था में थी। घनत्व में क्रमिक वृद्धि के कारण भीतर का तापमान जो है बढ़ गया है। परिणाम स्वरूप भीतर मौजूद पदार्थ अपने घनत्व के आधार पर अलग अलग होने लगे। इसे विभेदन कहते हैं। कभी आपसे अगर पूछा जाए विभेदन किसे कहते हैं, तो वहाँ पे आप इसको जरूर लिखिएगा, नोट करिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, इसके कारण लोहे जैसे भारी तत्व पृथ्वी के केंद्र में डूब गए और हल्के पदार्थ ऊपर की ओर उठ गए। अब जाहिर सी बात है, भारी पदार्थ होगा तो वो डूबेगा, है ना, और हल्के पदार्थ ऊपर की ओर उठ जाते हैं। इसी कारण पृथ्वी को क्रस्ट यानी कि सबसे बाहरी परत, मेंटल बाहर कोर, और आंतरिक कोर यानी कि सबसे भीतरी परत को आंतरिक कोर कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, जैसी परतों में विभाजित किया गया। भूपर्पटी से लेकर अंतर्भाग तक पदार्थ का घनत्व बढ़ता जाता है। अब जानेंगे वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। यहाँ पे पूरे पॉइंट है, इनको नोट करिएगा आप। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी का निर्माण लगभग 5 अरब
वर्ष पहले हुआ था। पहले 500 मिलियन वर्षों में ग्रह के आंतरिक गैस उत्सर्जन के दौरान उत्सर्जित वाष्प और गैसों से एक घना वायुमंडल बन गया। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक ठोस भाग से शीतलन के दौरान गैसें और जल वाष्प निकले। यहाँ पे इसको आप हाईलाइट करिएगा। इसी से वर्तमान जलवायु का विकास हुआ। इसे गैसों का बहिर्भाव कहते हैं। ठीक है, नोट करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है ये हाइड्रोजन H2, जलवाष्प मीथेन CH4 या कार्बन ऑक्साइड हो सकती हैं। ठीक है, ये गैसें हो सकती हैं। यहाँ पे इसको नोट करिएगा। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले वायुमंडल संभवतः कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, जल यानी कि H2O, नाइट्रोजन N2 और हाइड्रोजन से बना था। ठीक है, प्रागैतिहासिक पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व मुक्त ऑक्सीजन की कमी थी। इस प्रकार के अवायवीय अपचायक वातावरण के प्रमाण प्रारंभिक चट्टान संरचनाओं में पाए जा सकते हैं, जिनमें विभिन्न तत्व अपचायक रूपों में मौजूद होते हैं, जैसे कि लोहा और यूरेनियम। नोट करेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लोहा और यूरेनियम। इस रूप में मौजूद तत्व मध्य प्री कैम्ब्रियन और उससे कम उम्र की चट्टानों में नहीं पाए जाते। नोट करेंगे, जिनकी आयु 3 अरब वर्ष से कम है। ठीक है, नीले हरे शैवाल के रूप में जाने जाने वाले प्रारंभिक जलीय जीवों ने 1 अरब साल पहले H2O और CO2 के अणुओं को विभाजित करने और उन्हें रासायनिक यौगिकों और आणविक ऑक्सीजन में पुनर्संयोजित करने के लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करना जो है शुरू कर दिया था। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सौर ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, नोट करेंगे यहाँ पर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित कुछ ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिलकर CO2 अणु बनाती है। ठीक है, याद करेंगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित कुछ ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिलकर CO2 अणु बनाती है। ऊपरी वायुमंडल में मौजूद कुछ ऑक्सीजन अणुओं ने सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से ऊर्जा प्राप्त की और एकल ऑक्सीजन परमाणुओं को उत्पन्न करने के लिए विभाजित हो गए। ये परमाणु शेष ऑक्सीजन के साथ मिलकर ओजोन अणु बनाते हैं। ठीक है, जो पराबैंगनी विकिरण को बहुत प्रभावी ढंग से अवशोषित करते हैं। पृथ्वी को घेरने वाली ओजोन की पतली परत एक ढाल की तरह काम करती है, जो पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी को 200 से 300 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाली शारीरिक रूप से घातक पराबैंगनी विकिरण से बचाने के लिए आवश्यक ओजोन की मात्रा 600 मिलियन वर्ष पहले मौजूद थी। उस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा वर्तमान की तुलना में लगभग 10% थी। इससे पहले जीवन केवल समुद्र तक ही सीमित था। ओजोन की उपस्थिति ने जीवों को भूमि पर पनपने और जीवित रहने में सक्षम बनाया। पृथ्वी पर जीवन के विकास में ओजोन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे जीवन का वह स्वरूप संभव हो पाया है जिसे हम जो है जानते हैं। ठीक है, तो ओजोन परत का देखा आपने कितना महत्व है। अब जानेंगे गठन के 3 चरण। ठीक है, जैसा हमने स्टार्टिंग में बात की थी, हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य के चारों ओर मौजूद धूल भरी गैसीय डिस्क में प्रमुख गैसें थीं, जिससे ग्रहों की उत्पत्ति हुई। इसलिए पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल संभवतः केवल हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। पृथ्वी और उसका वायुमंडल दोनों ही अत्यधिक गर्म थे। हाइड्रोजन और हीलियम के अणु अत्यंत तेजी से गति करते हैं, विशेषकर गर्म करने पर। ठीक है, यानी कि जब तेजी से गति करते हैं, यानी कि विशेषकर गर्म होने पर।
वे इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि अंततः वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल गए और अंतरिक्ष में चले गए। अब आते हैं युवा चरण। 3 चरण है ना। पृथ्वी का द्वितीय वायुमंडल का स्वयं ग्रह द्वारा ही निर्मित किया गया था, क्योंकि उस समय पृथ्वी की ऊपरी परत का निर्माण हो रहा था, इसलिए आज की तुलना में कहीं अधिक ज्वालामुखी मौजूद थे। ज्वालामुखियों से निम्नलिखित उत्सर्जन हुआ। भाप यानी कि H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। इस पॉइंट को भी आप जो है अंडरलाइन करिए, इम्पॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन परमाणु और 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, यहाँ तक इसको नोट करिए। अमोनिया, जिसमें 1 नाइट्रोजन परमाणु और 3 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अब जानेंगे वर्तमान पृथ्वी में क्या है। महासागरों ने CO2 का एक बड़ा हिस्सा अवशोषित कर लिया। अंततः एक आदिम प्रकार का जीवाणु विकसित हुआ जो सूर्य की ऊर्जा और पानी में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड पर जीवित रह सकता था और अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण करता था। परिणाम स्वरूप वायुमंडल में ऑक्सीजन का संचय होने लगा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर लगातार गिरता रहा। इसी बीच सूर्य की रोशनी ने वायुमंडल में अमोनिया के अणुओं को तोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निर्माण हुआ। क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, इसलिए यह वायुमंडल के शीर्ष पर चढ़ गया और अंतरिक्ष में बह गया। ठीक है, हल्का होगा तो ऊपर की तरफ आएगा ना। अब हमारे पास पृथ्वी का तीसरा वायुमंडल है, जिसे हम सभी जानते हैं और पसंद करते हैं। ऑक्सीजन से भरपूर एक ऐसा वायुमंडल जो मनुष्यों सहित प्रजातियों को विकसित होने की अनुमति देता है। इसलिए पौधों और कुछ जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जबकि जानवर ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करते हैं। ठीक है, अब जानेंगे वायुमंडल की संरचना। पहले हम गैसों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर वायुमंडल गैसीय संरचना, इसमें बड़ी संख्या में ठोस और तरल कण भी शामिल हैं, जिन्हें एरोसोल के नाम से जाना जाता है। शुद्ध शुष्क हवा का लगभग 99% भाग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। ठीक है, याद रखेंगे 99%। अन्य गैसें मूलतः अक्रिय होती हैं और वायुमंडल का लगभग 1% भाग बनाती हैं। वायुमंडल के कुल आयतन का केवल 21% हिस्सा होने के बावजूद ऑक्सीजन गैसों में सबसे महत्वपूर्ण घटक है। सभी जीवित प्राणी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन अन्य तत्वों के साथ प्रतिक्रिया करके ऑक्साइड जैसे महत्वपूर्ण रसायन उत्पन्न कर सकती है। इसके अलावा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन असंभव है। ठीक है, वायुमंडल के कुल आयतन का लगभग 78% भाग नाइट्रोजन से बना है। नोट करेंगे, यहाँ पर इसको हाईलाइट किया है मैंने, यहाँ पर आप भी नोट करिए। यह अपेक्षाकृत निष्क्रिय गैस है और याद रखिएगा अपेक्षाकृत निष्क्रिय गैस है और सभी कार्बनिक अणुओं का एक आवश्यक घटक है। नाइट्रोजन का प्राथमिक उद्देश्य ऑक्सीजन को पतला करके दहन को नियंत्रित करना है। यह अप्रत्यक्ष रूप से कुछ प्रकार के ऑक्सीकरण में भी सहायता करता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण गैस ऑर्गन है, जो कुल गैस का लगभग 0.93% ही है। ओजोन वायुमंडल में पाई जाने वाली एक और प्रमुख गैस है, जो वास्तव में ऑक्सीजन अणु का ही एक रूप है, जिसमें 2 के बजाय 3 परमाणु होते हैं। ठीक है, नोट करेंगे। यह वायुमंडल का आयतन का 0 ठीक है, यहाँ पे आपको 4 बार 0 दिखेंगे, फिर 6% से भी कम भाग बनाती है और इसका वितरण असमान है। ठीक है, नोट करते रहिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये।
ओजोन की सबसे अधिक मात्रा समुद्र तल से 20 से 25 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। यह अधिक ऊंचाई पर बनती है और ढलान की ओर बढ़ती है। जिस तरफ ढलान होगी, है ना, ऐसे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, कोई चीज़ अगर रखेंगे यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, तो ढलान होगी तो वो नीचे की तरफ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाव में ओजोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में मौजूद अन्य गैसों में नियॉन, यहाँ पे नोट करिएगा आप लोग, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, जेनन, क्रिप्टन, मीथेन, अन्य गैस जो है शामिल है, नोट करेंगे। अब है जल वाष्प। आपको लेंथी लग रहा होगा लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस आप क्वेश्चन देखिएगा अभी जब मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। आप चाहे तो खुद भी ढूंढिएगा, मिल जाएंगे आपको, क्योंकि पेपर में आए हुए हैं इसलिए मैं पूरा डिटेल में आपको बता रही हूँ। वायुमंडलीय वाष्प की सांद्रता आयतन के हिसाब से 0 से 5% तक होती है। वायुमंडलीय वाष्प का निर्माण जल निकायों जैसे समुद्र और महासागर, झीलें, तालाब और पोखर, नदियाँ इत्यादि, पौधों और मिट्टी से नमी और पानी के वाष्पीकरण के माध्यम से होता है। वाष्प तापमान पर निर्भर करती है, इसलिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान कम होने के साथ साथ वाष्प की मात्रा भी घटती जाती है। तापमान बढ़ने पर वाष्प की मात्रा कम हो जाती है। वायुमंडल में नमी की मात्रा के कारण बादल जो है, कोहरा, ओस, बारिश, पाला, ओलावृष्टि, बर्फ, हिमपात और अन्य प्रकार के संघनन और वर्षा होती है। ये इसका नमी की मात्रा के कारण है, ठीक है, वायुमंडल में, नोट करिएगा यहाँ पर। वाष्प और विकिरण की लघु तरंगों के लिए लगभग पारदर्शी होती हैं, जिसमें विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंगे कुछ बाधाओं के साथ पृथ्वी की सतह तक पहुंच पाती हैं। हालांकि वाष्प पृथ्वी से निकलने वाले दीर्घ तरंगीय विकिरण के प्रति कम पारदर्शी होती हैं, जो पृथ्वी की सतह और निचले वायुमंडल को अवशोषित करके गर्म करने में सहायक होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है धूल के कण। वायुमंडल में मौजूद ठोस कणों में रेत के कण, जैसे कि अपसरित चट्टानों और ज्वालामुखी राख से बने, ठीक है, कण, पराग कण, छोटे जीव, कालिक और समुद्री लवण शामिल हैं, ठीक है। ये धूल के कण के अंतर्गत है, पहला पॉइंट। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परतों में उल्कापिंडों के टुकड़े भी हो सकते हैं जो वायुमंडल में जल जाते हैं, ठीक है। ये कण और प्रकाश के अवशोषण, परावर्तन और प्रकीर्णन में सहायता करते हैं, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान लाल और नारंगी के विविध और आकर्षक रंगों में योगदान देता है। धूल के कणों द्वारा सौर प्रकाश के चयनात्मक प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। याद रखेंगे आप, आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है, यहाँ पे नोट करिए। नमक के कण आर्द्रता सोखने वाले नाभिकों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे पानी की बूंदों, बादलों और विभिन्न प्रकार के संघनन और वर्षा के निर्माण में सहायता मिलती है। अब जानेंगे वायुमंडल की संरचना, इम्पोर्टेंट है ये। प्रश्न आए हैं तभी आपको पता चलेगा, जब मैं आपको लास्ट में इस वीडियो में प्रश्न बताऊंगी तभी आपको पता चलेगा कि यहीं से प्रश्न आए हैं, और ये पूरा डिटेल में वीडियो बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, ठीक है। वायुमंडल को उसकी संरचना, घनत्व, दबाव और तापमान में परिवर्तन के आधार पर विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। पृथ्वी का वर्तमान वायुमंडल, जो पृथ्वी की सतह से गैसों के निकलने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है, एक गैसीय मिश्रण है जो पृथ्वी को घेरे हुए है। दूसरी ओर वायुमंडल को तापमान के आधार पर 5 परतों में विभाजित किया गया है: शोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और
मंडल, ठीक है, बाह्य मंडल। नोट करिएगा यहाँ पर 5 परतों में विभाजित है, ठीक है। यद्यपि तीनों क्षेत्रों में वायु की संरचना समान है, लेकिन ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु की सांद्रता में नाटकीय रूप से कमी आती है। वायुमंडल को वायु की संरचना के आधार पर विभाजित करने पर 2 मुख्य क्षेत्र जो है वो पहचाने जा सकते हैं। एक है सममंडल और विषम मंडल। दोनों याद रखेंगे, यहाँ पर नोट कर लीजिए इसको, ये पॉइंट अगर मेंस में आपके क्वेश्चन आता है वहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। सममंडल और विषम मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी की मौसम संबंधी परत है। यह पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता जाता है। तापमंडल सममंडल का मध्य भाग है। मेसोस्फीयर होमोस्फीयर की ऊपरी परत है। ये आप अभी मैप में देखेंगे, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी आपको, तभी मैं बोल रही हूँ कि वीडियो के एंड तक जरूर रहें। ऊष्मा मंडल में बाह्य मंडल और आयन मंडल शामिल है। अब जानेंगे यहाँ पर हम मैप, जैसे मैंने आपको बोला था, ये है पृथ्वी का वायुमंडल, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये आप देख सकते हैं। ओजोन परत आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। नोट करेंगे यहाँ पर ये मैप। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको ज़रूर बनाइएगा, मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। अभी मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ, अभी आप देखोगे तभी आपको ट्रस्ट होगा, ठीक है। ये मैप बहुत अच्छा है और इसमें आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हो। चलिए अब जानते हैं इस चैप्टर का निष्कर्ष। जब पृथ्वी का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पूर्व गैसों और खनिजों के गर्म मिश्रण से हुआ था, तब इसमें लगभग ना के बराबर वायुमंडल था। वर्तमान वायुमंडल के विकास की प्रक्रिया जटिल है, फिर भी पृथ्वी के वायुमंडल के विकास से संबंधित प्रमाण व्यापक है। हालांकि अप्रत्यक्ष है। हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं पर भी वायुमंडल है, लेकिन उनमें से कोई भी हमारे ज्ञात जीवन को सहारा नहीं दे सकता। वो या तो बहुत सघन है जैसे शुक्र पर, ठीक है, या अपर्याप्त रूप से सघन है जैसे मंगल पर, और उनमें से किसी में भी पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है, जो पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए हर पल आवश्यक गैस है, ठीक है। अब जानेंगे हम संभावित प्रश्न। तो पहला है हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल के निर्माण में शामिल प्राथमिक प्रक्रिया जो है क्या है। सेकंड है यहाँ पर, पृथ्वी के वायुमंडल का निर्माण कब शुरू हुआ, ये प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। थर्ड क्वेश्चन है, प्रारंभिक वायुमंडल में कौन सी गैसें प्रमुख है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पर, प्रकाश संश्लेषण ने वायुमंडल में किस प्रकार योगदान दिया, ये प्रैक्टिस करिए आप लोग मेंस के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, वायुमंडल की वर्तमान संरचना में पौधों की क्या भूमिका है। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बता दिए हैं 5 प्रश्न मेंस के लिए। अब हम MCQ की बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और अभी हम PYQ भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ठहरिए आप अभी। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे। पृथ्वी पर प्रारंभिक ज्वालामुखी गतिविधि के दौरान मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्सर्जित हुई थी, ठीक है। मैंने अभी बताया था आपको आंसर इसका, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, C। नोट करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस घटना के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर काफी बढ़ गया। अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। महान ऑक्सीजन करण घटना, ऑप्शन बी है औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन सी है कैम्ब्रियन विस्फोट, और ऑप्शन डी है हिमयुग। यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन सी कैम्ब्रियन विस्फोट, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3,
पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल की मुख्य संरचना क्या थी? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, अभी पढ़ा है हमने, ऑप्शन सी है ऑर्गन और नियॉन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। समय के साथ पृथ्वी के वायुमंडल का विकास कैसे हुआ? ऑप्शन ए है यह अपरिवर्तित रहा, ऑप्शन बी है इसका घनत्व कम हो गया, ऑप्शन सी है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई और ऑप्शन डी है इसमें सारी गैसें खो दी। तो ऐसा कुछ हमने यहाँ नहीं पढ़ा, तो यहाँ पे है समय के साथ पृथ्वी के वायुमंडल का विकास जो है कैसे हुआ, तो यहाँ पे होगा आंसर ऑप्शन सी, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5। वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से कौन से जीव जिम्मेदार है? ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका कवक, बी है जानवर, ऑप्शन सी है साइनोबैक्टीरिया और ऑप्शन डी है स्थलीय पौधे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से। अब मैं आपको मेंस के लिए क्वेश्चन बता देती हूँ जो पहले आ चुके हैं, और ये हम मॉडल के प्रश्न कर रहे हैं, आप इनको भी सॉल्व करिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल के विकास में प्रकाश संश्लेषण के महत्व पर चर्चा कीजिए। सेकंड है आपका पृथ्वी के वायुमंडल के निर्माण पर ज्वालामुखी गतिविधि के प्रभाव का विश्लेषण करें। थर्ड क्वेश्चन है भूवैज्ञानिक काल के दौरान पृथ्वी के वायुमंडल में क्रमिक परिवर्तन लाने वाले कारकों का मूल्यांकन कीजिए। अब जानेंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि PYQ भी मैं आपको बताऊंगी, आप चाहे तो देख लीजिएगा, क्योंकि ये हाल के वर्षों में जो है प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर से, इसलिए ये चैप्टर मैंने आपको डिटेल में बताया है। ठीक है, आपको लेंथी जरूर लगा होगा ये, लेकिन PYQ के अकॉर्डिंग ही जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो प्रश्न है ये 2019 में आपको UPSC में आया है, पृथ्वी के वायुमंडल के विकास में प्रकाश संश्लेषण की भूमिका का वर्णन कीजिए। और सेकंड आपका 2020 में आया है, ये समय के साथ पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा, और जो देख रहे हैं, जो देखेंगे अभी, उनको पसंद आ रहा होगा। तो आगे और भी हम नोट्स करेंगे, और शाम को आप लाइव आइए 7:30 बजे। आपको आज टेस्ट सीरीज़ कराई जाएगी। कल मैंने मैथ का आप लोगों को नंबर सिस्टम और एनालॉजी कराए थे, बहुत से सम्स कराए थे आप लोगों को, उनकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी। आई होप आप लोगों को वो ज़रूर पसंद आई होगी। और आज हम मेंस के आंसर राइटिंग करेंगे, यानी कि टेस्ट सीरीज़ को मैं आपको बताऊंगी, क्वेश्चन भी बताऊंगी और उनका आंसर भी बताऊंगी। टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे आज से, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। तो आई होप आप लोग ज़रूर करोगे, और ये क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को इसमें हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आप मुझे सुपर थैंक्स के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, तभी मैं उस समस्या को भी सॉल्व करूँगी। तो चलिए मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी शुभकामनाएं।